नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बालाघाट के सटोरियों का महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से लिंक, पुलिस ने अब तक 32 सटोरियों को जारी किया नोटिस। मामले में 4 फरार आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। गोंदिया निवासी अंकित था गिरोह का सरगना। सरेखा और स्नेहनगर में हुई चोरियों का खुलासा। लंगड़ाकर चलने वाले ने 2 चोरी की घटना को दिया अंजाम। भरवेली के शातिर चोर मोटू उर्फ आदित्य को किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण के नागरिक स्वेच्छा से हटा रहे अतिक्रमण, किसी ने नहीं हटाया तो नगरपालिका ने चलाई जेसीबी। हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक हटाया अतिक्रमण। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च 18 नवंबर को किया गया, जिसे विक्रम एस नाम देकर अभियान को प्रारंभ नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में भारत के इस नए युग की शुरुआत से बालाघाट जिला भी गौरवान्वित हुआ है। दरअसल निजी कंपनी स्काई रूट के इस प्रोजेक्ट को मदद कर पूर्ण करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मुख्य भूमिका रही है और इस रॉकेट के प्रोजेक्ट निर्माण व डिजाइन से लेकर अनुमति दिलाकर लॉन्चिंग तक में बालाघाट के वैज्ञानिक सौरभ पटले ने, जो कि इसरो अहमदाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, ने अहम भूमिका निभाकर बालाघाट को ये अवसर प्रदान किया है। श्रीहरिकोटा से वैज्ञानिक सौरभ पटले ने चर्चा में बताया कि निजी कंपनी स्काई रूट का मिशन जून 2022 में इसरो के पास आने के बाद इसको इसरो की समस्त सुविधाएं मुहैया कराने, प्रोजेक्ट का कार्य संभालने, टेस्टिंग व अन्य इसरो सेंटर से टेस्टिंग की अनुमति दिलाने के साथ ही श्रीहरिकोटा से एनडीटी टेस्टिंग व लॉन्च पैड की सुविधा व लॉन्च की अनुमति दिलाने में उन्होंने भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को रॉकेट लॉन्च की अनुमति दिलाई गई, जिसके बाद 18 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है। मैं सौरभ पटले, मैंने इसरो 2014 में ज्वाइन किया था और अभी मैं करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ इन स्पेस में। इन स्पेस 2022 में जून 2022 में इनॉग्रेट हुआ था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन स्पेस का मैंडेट था कि हमको प्राइवेट सेक्टर में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देना है पूरे इंडिया में, और प्राइवेट सेक्टर भी इतना अपना कंट्रीब्यूशन कर सके जितना अभी इसरो कर रहा है स्पेस सेक्टर में। तो स्काई रूट एक स्टार्टअप है जो स्पेस लॉन्च व्हीकल बना रहा है, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट दिया था स्पेस में अपने लॉन्च व्हीकल की सर्विस के लिए। तो उनके लॉन्च व्हीकल वो लोग डिज़ाइन कर रहे थे, जिसका नाम VKS है। तो उसमें जून से लेकर के नवंबर तक मैं टीम लीड में था, जिसमें मैं इनको फैसिलिटेट करवा रहा था इसरो फैसिलिटीज़ को, और उसमें जो मेजर था SDSC की लॉन्च फैसिलिटीज़, टेस्टिंग और स्ट्रैक जो एक और सेंटर है इसरो का, उसमें हम लोग ट्रैकिंग और टेलीमेट्री उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए थे, और भी टेस्टिंग करवाए हम लोगों ने इसरो की फैसिलिटी के द्वारा। और इन स्पेस ने टेक्निकल रिव्यूज़ कंडक्ट करवाए, बहुत सारे MRR और लॉन्च क्लियरेंस रिव्यू कंडक्ट करवाए, और फाइनली हमने ऑथोराइज किया उनको 16 नवंबर को उनके लॉन्च के लिए SDSC से, और 18 तारीख को 11:30 बजे उनका लॉन्च हुआ जो SDSC से हुआ, और लॉन्च बहुत सक्सेसफुल था। जितनी भी जो एक्सपेक्टेड था लॉन्च पैरामीटर्स थे, सब कुछ एज पर द मार्क था। और सौरभ पटले ने बताया कि वह 2014 से इसरो में पदस्थ हैं और इसके पूर्व वे SSLV में डिप्टी प्रोजेक्टर मैनेजर के पद पर भी रह चुके हैं। वे सभी देश के 101, जिसमें भारत के 11 रॉकेट शामिल थे, उसमें भी शामिल होने के साथ ही PSLU सैटेलाइट की 15 लॉन्चिंग व GSLV की 4 लॉन्चिंग में अब तक शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका कार्य निर्माण व डिजाइन निर्माण के कार्य में शामिल होना है। देश के पहले निजी रॉकेट के प्रोजेक्ट से लेकर पूरी प्रक्रिया में शामिल होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले सौरभ पटले के पिता देवेंद्र कुमार पटले व माता इतनबाई पटले भटेरा निवासी ने बताया कि उनकी 5 संतान हैं, जिसमें 4 बेटियां व 1 बेटा सौरभ है। उन्होंने बताया कि वे लोग मूलतः जिले के रामपायली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनझरा के निवासी हैं और भटेरा में स्थायी रूप से रह रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सौरभ की कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा बालाघाट मिशन स्कूल में पूरी हुई और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक बालाघाट इंग्लिश स्कूल में, जिसके बाद वे कोटा IIT करने के लिए गया था। यहाँ पर उसने IIT और IIST का एग्ज़ाम दिया, जिसमें दोनों में उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसने प्राथमिकता IIST को दी। IIST में सिलेक्शन होने के बाद सौरभ ने 2010 से लेकर 2014 तक इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में शिक्षा प्राप्त की और सितंबर 2014 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो में उनकी पहली नियुक्ति हुई और जून 2022 में इसरो अहमदाबाद में वे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं। इनके एजुकेशन में के संबंध में मतलब ये बालाघाट इंग्लिश स्कूल से इन्होंने 12वीं की एग्ज़ाम पास किए थे। कौन सा सब्जेक्ट रहा उनका? इनका जो इसमें था तो वो मैथ्स सब्जेक्ट रहा। मैथ्स सब्जेक्ट से इन्होंने मतलब 12वीं क्लास सन 2009 में पास किया था। इसके बाद की आगे की पढ़ाई उन्होंने कहाँ की? 2010 में इन्होंने IIST की एग्ज़ाम दी थी और IIT की भी एग्ज़ाम दी थी, पर इसमें IIST में इनका सिलेक्शन हो गया था और वहाँ से त्रिवेंद्रम में जो इसरो का कॉलेज है वहाँ से इन्होंने 2010 से लेकर के 2014 तक बीटेक की पढ़ाई की स्पेस में और सितंबर 2014 में ये एज ए साइंटिस्ट विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के पद पर इनकी पदस्थापना हुई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद आगे कहाँ गए और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए? ये वहाँ पे मतलब एज ए साइंटिस्ट तो मतलब ये इनका जो लॉन्चिंग रहता है ये हरिकोटा में समय समय पे होते रहता है और इनका जो ये है स्पेस में जो इनकी भूमिका है एज ए साइंटिस्ट, और इसके पहले में इन प्रोजेक्ट भी रहे इनके बहुत सारे, जिसमें वो डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे भी पदस्थ रहे और जो क्या कहते हैं कि अपना स्पेस इसरो के माध्यम से जो मतलब ये अपनी सहभागिता जो निभाते हैं, इसके बारे में वही ज़्यादा डिटेल से अच्छे से बता सकते हैं। वर्तमान समय में कहाँ पदस्थ हैं? ये वर्तमान समय में इसरो में की एक शाखा है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे पदस्थ है। सर, आप लोग को कैसा महसूस होता है कि आपका बेटा जो छोटे से जिले से बाहर निकल के आज पूरे देश में विश्व में अपना नाम और ख्याति प्राप्त कर रहा है? ये तो बहुत गौरव, बालाघाट जिले के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी और पूरे भारत के लिए एक अच्छी गौरव की बात है। और हम तो इतने गौरवान्वित है कि मतलब यानी इसको बयान नहीं किया जा सकता, जो मतलब उन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत यानी हम लोगों का भी नाम ऊंचा किया है और ऐसे सभी लोगों निकले, अपने आप को हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। 1 मीटर के डिवाइडर के साथ दोनों ओर 7.5 फीट की बनने वाली हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के नोटिस के बाद जहां कुछ अतिक्रमणकारियों ने सड़क निर्माण के लिए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, वहीं अतिक्रमण नहीं हटा रहे अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण पर नगरपालिका ने शनिवार 19 नवंबर को बुलडोजर चलाकर उनका अतिक्रमण हटा दिया। गौरतलब हो कि सालों से जर्जर हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग पर लोगों की उठती आवाज़ और मांग के बाद जागे जनप्रतिनिधियों ने इसके निर्माण पर ध्यान दिया। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि से बन रही इस सड़क पर अतिक्रमण हटाने के बाद विद्युत पोलों को शिफ्ट करने का काम रह गया है, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शनिवार को इस मार्ग पर नगरपालिका अमले के साथ नजर आए बुलडोजर को देखकर जहां कुछ अतिक्रमणकारियों ने सड़क निर्माण के लिए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में जुट गए, वहीं कुछ अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। इस दौरान प्रभारी सीएमओ देवेंद्र मस्कोले सहित पुलिस और नगरपालिका का अमला मौजूद था। नगरपालिका परिषद द्वारा हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर सहित रोड का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए नगरपालिका बालाघाट के अमले द्वारा आज 19 नवंबर को हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई।
नगरपालिका सीएमओ की माने तो अतिक्रमण हटाने के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। इस सड़क के बनने से आम नागरिकों को रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। सीएमओ देवेंद्र मस्कुले ने बताया कि करीब 1 करोड़ 16 लाख की लागत से सीमेंट सड़क, डिवाइडर एवं साइड में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाना है। इसके लिए 15 दिन पूर्व ही अतिक्रमणकारियों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गई थी और मुनादी भी करवाई गई, जिसके बाद भी जब अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उन्हें 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज नगरपालिका के अमले ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान चौक तक करीब 70 दुकानों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था और आज कार्यवाही के दौरान 12 से अधिक दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया, जिसका निर्माण कार्य सोमवार से प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 दिवस पहले नोटिस दिए थे, इसके पहले 15 पूर्व सूचना भी दी गई थी, मुनादी भी कराई गई थी। 3 दिन पर नोटिस दिए थे कि अतिक्रमण हटा ले। यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ 16 लाख रुपए का कार्य होना है यहाँ पर, जिसमें रोड, डिवाइडर, साइड में पेपर ब्लॉक लगना है। पर कुछ लोग अभी तक अतिक्रमण हटाए नहीं है। सोमवार से यहाँ कार्य प्रारंभ होना है, तो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है सर, क्या लोगों का सहयोग मिल रहा है अतिक्रमणकारियों का? हाँ, अतिक्रमणकारियों का सहयोग मिल रहा है। पहले बोले कि सर उनको ये विश्वास था कि पहले यहाँ काम, जब माल गिरेगा तब काम करेंगे, तो मैंने बोला उनको समझाया है कि सोमवार से काम चालू रहे। माल तब गिरेगा जब रोड बनेगा। अभी तो उनको जेसीबी चलेगी, प्लेन होगी ना, तब तो रोड का काम होगा, तो लोग सहयोग कर रहे हैं। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक श्री सत्य सेवा साईं बाबा का जन्मोत्सव अनुयायियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया जा रहा है। प्रतिदिन नगर के समर्पण हॉल में श्री सत्य साईं बाबा जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत सायंकाल 6:30 बजे से 8:30 बजे तक बाल विकास, साईं कथा वाचन, भजन संध्या, महामंगल आरती और महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 नवंबर को महिला दिवस पर श्री सत्य साईं बाबा के 97वें जन्मोत्सव कार्यक्रम पर समिति के माध्यम से वर्षों से सेवा कर रही 12 महिला सेवादारों का सम्मान नारी संगठन द्वारा किया गया। श्री सत्य साईं बाबा संगठन की महिला सदस्य जी अरुणा ने बताया कि जिले में श्री सत्य साईं बाबा 97वें जन्मोत्सव पर 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां सायंकालीन धार्मिक कार्यक्रम समर्पण हॉल में आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में 19 नवंबर को महिला दिवस पर दशकों से संगठन के कार्यों से जुड़ी और बाबा के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाली मार्गदर्शक बुजुर्ग महिलाओं का आज सम्मान किया गया, जबकि 23 नवंबर को श्री सत्य साईं बाबा का जन्मोत्सव तुरकर भवन में मनाया जाएगा। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। यहाँ पर आज 19 तारीख महिला दिवस के रूप में हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने हम सभी महिलाओं को एक अवसर प्रदान किया। हर महीने मनाते हैं, परंतु नवंबर 19 तारीख एक स्पेशल दिवस है। आज एक खास काम हम कर रहे हैं, खास एक विशेष अवसर हमें प्राप्त हुआ है। वो है हमारी संगठन के पूर्व सदस्य बहुत एक्टिवली संगठन में काम किए हैं, अनेक कार्यों, सेवा कार्यों में संलग्न रहे, हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत बने। और ऐसे और कुछ कारणवश अभी समिति से कुछ समय से समिति में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण उसमें से एक है वृद्ध अवस्था आने के कारण या फिर हेल्थ इश्यूज़ के कारण। सो वैसे लोग जिन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी, हमारे लिए एक मार्गदर्शक बने, उन सभी का हम यहाँ आज स्वागत किए हैं, उन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। उनका सम्मान करने के लिए उन सभी को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया। ऐसे 12 महिला हैं हमारे पूर्व सदस्य हैं, हम सभी यहाँ पर आमंत्रित हुए। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने 19 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन, वेतन वृद्धि एवं संविदा अधिकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार ये मांग हो रही है और भाजपा के जनसंकल्प में भी इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक भाजपा के जनसंकल्प को पूरा नहीं किया गया, जिससे लाखों अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों आशा की नज़रों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जनसंकल्प को सरकार पूरा करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं उड़ीसा सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन करे। आज मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा जो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, इसमें 2 प्रमुख मांगे हैं। इस मांगों को लेकर आज हमने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में
अधीक्षण अभियंता साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और इसमें 2 प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं कि इसमें जो विद्युत संविदा अधिकारी कर्मचारी जो है लंबे समय से संविदा पद पर है और 2013 में भी जो मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने 2013 में अपने वचन पत्र में शामिल किया था कि विद्युत संविदा कर्मचारी और अधिकारियों को नियमित किया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है इनके लिए भी उन्होंने लगातार वादे किए हैं, लिखित में भी वादे किए हैं कि इनको संविलियत किया जाएगा कंपनी के अंदर में, जिसको अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है और इसी को लेकर के आज हमने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में ज्ञापन दिए हैं। बीती रात रामपाली शराब दुकान के पास ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ट्रैक्टर चालक और हमाल घायल हो गया, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि खैरलांजी के ग्राम खैरी निवासी अशोक माहुलकर के ट्रैक्टर में 26 वर्षीय राजेश राउत चालक है, जबकि गांव का ही 24 वर्षीय कोमल लाजेवार हमाल है। दोनों ही ट्रैक्टर में ईंट भरकर वाराणसी आए थे और ईंट खाली करने के बाद वापस जा रही थी। इस दौरान ही सामने से आ रहे ट्रक को देखकर जब ट्रैक्टर चालक राजेश ने ट्रैक्टर को साइड में किया तो ट्रैक्टर का चक्का सड़क से नीचे उतर गया, जिसके कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक राजेश और साथ बैठा हमाल कोमल घायल हो गया, जिन्हें रात्रि लगभग 11 बजे एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है। बस चालकों और परिचालकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड और नेम प्लेट होने के बावजूद परिवहन और यातायात विभाग की निष्क्रियता के चलते चालक और परिचालक की ड्रेस कोड और नेम प्लेट का चलन पूर्णतः बंद हो गया और चालक एवं परिचालक अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आने लगी थी, जिसके बाद पुनः यातायात विभाग चालक और परिचालक को निर्धारित ड्रेस कोड का नियम पालन करवाने में जुटा है। इसी कड़ी में शनिवार 19 नवंबर को यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव और टीम ने बस स्टैंड में निरीक्षण किया और बिना ड्रेस कोड के नजर आ रहे चालक और परिचालकों को ड्रेस कोड का पालन करने की समझाइश दी। इस दौरान बस स्टैंड में समय से पूर्व खड़ी बसों को लेकर भी कार्यवाही की गई। हालांकि इस दौरान केवल एक ही बस पर कार्यवाही दिखाई दी, जबकि कुछ बस संचालकों की बसें हमेशा ही बस स्टैंड में खड़ी रहती हैं, जिन पर नजरे इनायत को लेकर पूर्व में की गई कार्यवाही को लेकर यातायात विभाग की कार्यवाही पर सवाल खड़े होते रहे हैं। शनिवार 19 नवंबर को बस स्टैंड में चालकों और परिचालकों को ड्रेस कोड का पालन करवाने में जुटे यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बस चालकों और परिचालकों को निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करने और यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने बताया कि लगातार 1 सप्ताह से ड्रेस कोड के पालन को लेकर जुर्माना कार्यवाही भी जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बस चालकों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बसों को खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके बस चालक समय से पूर्व बस स्टैंड में बसों को खड़ा कर रहे हैं, जिसमें एक बस को लॉक किया गया है। उन्होंने बस संचालकों से अपील की है कि वह परिवहन विभाग के नियमों का पालन करें और यात्रियों से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करें। आजकल कुछ ड्राइवर्स लोग जो हैं जिनके लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है और अपनी वेशभूषा धारण नहीं कर रहे हैं, तो उसी के तारतम्य में आज बस स्टैंड पर आकर देखा तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे थे जो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहने थे। तो सबसे पहले तो उनको हिदायत दी गई कि आपके द्वारा यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी गई है और जो एक निर्धारित यूनिफॉर्म है और जो निर्धारित कोड है उसको आप धारण करें। साथ ही जो आम जनता है और जो पैसेंजर है उनसे आप अच्छे से व्यवहार करें और उसके बाद वाहन के कागज़ चेक किए गए तो कागज़ के कंप्लीट पाए गए हैं और यूनिफॉर्म नहीं पहने थे तो उसके ऊपर उनके MB एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, कुछ बसों में लॉक किया गया है। हाँ, साथ ही कुछ बसें ऐसी हैं जिनके लिए निर्धारित स्टॉपेज अपन पॉलिटेक्निक कॉलेज बताया गया है, जो इसका जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, तो इनमें भी चालानी कार्रवाई की गई। T20 वर्ल्ड कप मैचों में सट्टा लगाने के मामले में पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ के बाद अब पुलिस धीरे धीरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस की माने तो सट्टा खिलाने से लेकर सट्टा लगाने तक एक बड़े पैमाने में नेटवर्क कार्य कर रहा है, जिसका जाल काफी बड़ा है, जिसमें न केवल खेल प्रेमी शामिल हैं बल्कि कई राजनीतिक दलों से रिश्ता रखने वाले लोग और शासकीय कर्मचारी भी हैं। T20 विश्व कप के दौरान बालाघाट पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 सटोरियों को सट्टा खिलाते पकड़ा था,
जिसके बाद से ही पुलिस सट्टे को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए लगातार इसकी तह तक जा रही है, जिसके चलते ही लगातार खुलासे और सटोरियों के नाम की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इस मामले को लेकर आज नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि सटोरियों से पूछताछ में महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ का लिंक हाथ लगा है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है और 3 आरोपित लक्की बोपचे, सोनू किरतानी व अपनी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 32 नामजद सटोरियों को नोटिस भी जारी किया गया है और लगातार सटोरियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि इस अवैध कारोबार को बंद किया जा सके। उन्होंने बताया कि बालाघाट के सटोरिये महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के सटोरियों के माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं। महाराष्ट्र की गोंदिया का मुख्य सटोरिया अंकित मेढ़े है, जो कि बालाघाट की बुकियों का सहयोग कर आगे उनके द्वारा लगवाए गए सट्टे को और रुपये के लेन देन को आगे बढ़ाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के जितेंद्र उर्फ जीतू सेठ नामक व्यक्ति बालाघाट के सटोरियों को लैपटॉप समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर सट्टे के इस अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में बालाघाट पुलिस लगातार अवैध कारोबार को रोकने कार्यवाही कर रही है। इसमें अपराध क्रमांक 490/22 पंजीबद्ध करके जो इस खेल में संलिप्त बुकीज थे और जो खेलने वाले थे, लगभग सभी के विरुद्ध हमने नोटिस जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ की है। तो जिले भर में जो नेक्सस सामने आया सबको हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हमने की भी है और सभी को नोटिस जारी करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं और बृहद स्तर पर इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार से किसी भी कारोबार पर रोक लगाई जा सके। सर, कब से सट्टा खिलाते हैं इस तरह से? जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रांजल जैन, वो लगभग पिछले 3-4 सालों से सट्टे का काम कर रहा था। उसके साथ और भी साथियों के नाम भी आए हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस जारी किया है। ये सभी मिलकर अलग अलग, कभी अलग अलग होकर, कभी मिलकर साथ में काम करते हैं। कुछ बुकों को सर्टिफाइड किया है, नोटिस लगभग अभी हम लोगों ने 32 लोगों को जारी किया है। कुछ फरार बुकी बताए जा रहे हैं, कुछ फरार बुकी बताए जा रहे हैं। कौन कौन फरार बुकी हैं अभी इसमें? काफ़ी बुकीज फरार हैं, जिसमें लकी बोपचे है, सोनू किरतानी है और इस प्रकार के और भी लोग हैं जिनकी शोहरत है पहले से सट्टा खिलाने की। उनको भी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और जैसे ही वो मिलेंगे तो उनसे सख्त तरीके से पूछताछ करके उनको उनके ऊपर विरुद्ध भी कार्रवाई करें। कुछ बड़े नामों का खुलासा किया है प्रांजल जैन, जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। जिन लोगों के विरुद्ध भी नाम बताए गए हैं उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे आप लोग को जानकारी मिलेगी। कुछ राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? लगभग सभी प्रकार के लोगों की जानकारी मिली है। कुछ खेल से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ शासकीय कर्मचारी हैं। तो जो भी हैं उनका नाम हमने अपने जानकारी में लिया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, ये आईपीएल खिलाते थे और अन्य तरह के खेलते थे? शुरुआत तो इन्होंने आईपीएल से की थी, बट धीरे धीरे करके जितने भी क्रिकेट मैचेस होते थे इस प्रकार के, सभी में ये लोग बेट्स लगवाने लगे थे। जो इनके परमानेंट ग्राहक थे, चाहे वो कोई भी मैच हो, बिग बैश हो, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, इनफैक्ट छोटी मोटी लीग भी जिनका ऑनलाइन इनको जानकारी मिलती थी उसमें भी ये सट्टे का काम करते थे। किस तरह से इनकी लिंक रहती थी? ये सभी इनका लिंक जो है मुख्य रूप से हमें गोंदिया और नागपुर तरफ से समझ में आया। जब इनसे ऊपर का काम इनसे हो जाता था तो ये गोंदिया और नागपुर शेष राशि को रिफर कर देते थे, वहाँ उनसे सपोर्ट लेकर यहाँ काम करते थे। यहाँ कोई बुकिंग मतलब इनकी होती थी, बुकिंग जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम आया वो सामने जिनके माध्यम से पूरी चेन जुड़ी हुई? एक हमने जो अपराध पंजीबद्ध किया है उसमें अंकित मेढ़े नाम का आरोपी जो है, जो गोंदिया निवासी है, वो इन सब का एक तरह से सरगना टाइप से था, जो इनको ऊपर का सपोर्ट करता था। अगर ये राशि उससे ज़्यादा उनको खिलाना होता था तो वो उससे राशि लेकर आगे का काम करता था।